नवंबर का महीना था। महिपालपुर गांव पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। हवा में ऐसी सिहरन थी जैसे किसी अदृश्य दानव ने गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सुबह का कोहरा इतना गहरा था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी धुंध की सफेद चादर में गायब हो जाता। हर झोपड़ी के ऊपर धुंध ऐसे लटक रही थी मानो किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लाल लपटें दीवारों पर नाच रही थीं, लेकिन रतन की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। चादर अपने ऊपर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी जालिम है। रतन की भारी आवाज में चिंता छिपी थी। बापू, आग नहीं जलाएंगे क्या? बहुत ठंड लग रही है। लकड़ी होती तो जलाते बेटा, खेत के डंठल भी भीग गए हैं। सर्द हवा झोपड़ी की दीवारों को चीरती हुई अंदर घुस रही थी, जैसे घर को आजमाने आई हो। गांव के अमीर सेठ जगन्नाथ के यहाँ उस रात जश्न था। सगाई, रोशनियां, पकवान और हंसी। ठंड वहां मेहमान थी, लेकिन रतन के घर मालिक। रतन ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच धुंधला चांद दिखाई दे रहा था, जैसे ठंड से सहमा हुआ। क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? ये सवाल धुंध में खो गया। सुबह की रोशनी में गर्मी नहीं थी। गांव पर अभी भी सफेद धुंध जमा कर बैठी थी। ओ चंदा, मफलर दे दे, खेत देखना है। इतनी ठंड में थोड़ा रुक जाइए। फसल नहीं रुकेगी चंदा, भूख भी नहीं। रतन खेत की ओर निकला। रास्ता सुनसान था, केवल हवा की सिहराती आवाजें। अरे रतन, इतनी सुबह? खेती देखने चाचा, रात को पाला पड़ा था। ध्यान रखना बेटा, ऐसी हवा सीना जकड़ लेती है। डरती तो ठंड भी होगी हमसे, पेट के लिए रोज लड़ते हैं। खेत पहुंचकर उसने देखा कि गेहूं की छोटी बालियां पाले से जल चुकी थीं। पत्ते सफेद, जमीन सख्त। फावड़ा जमीन से टकराकर कांप उठा, जैसे हार मान गया हो। हे भगवान, अगर फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? साल ही रूठा है बेटा, बारिश ने डुबोया, ठंड जला रही है। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर गुड़ और चना खाया। हर कौर के साथ ठंड जैसे शरीर में उतरती जा रही थी। फिर भी उम्मीद की एक चमक थी। जगन्नाथ से कुछ अनाज उधार मांगू तो? वह ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, गरीब की ठंड दोहरी होती है, मौसम की और मजबूरी की। रतन ने आसमान की ओर देखा। सूरज तो कभी तो निकलेगा चाचा, शायद हमारे नसीब की धूप भी इंतजार कर रही है। दिन ढलते ही फिर वही क्रूर अंधेरा लौट आया। सूरज ठंड से हारकर बादलों के पीछे छुप गया था। गांव के अमीर घरों में आगें सुलग रही थीं, पर गरीबों के घरों में राख भी नहीं बची थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। चंदा ने कोने में पड़े खाली बर्तनों को देखा। बस थोड़ा चावल, एक कटोरी दाल। खिचड़ी बना देती हूँ। बिटिया को खिला दो चंदा, हम पानी पी लेंगे। खिचड़ी की खुशबू सर्द हवा में जैसे जीवन की एक लकीर खींच रही थी। मुन्नी ने जल्दी जल्दी खा लिया। उसके चेहरे पर हल्की चमक आ गई। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की आखिरी राख भी ठंडी पड़ चुकी थी। रतन उन्हें एक ही चादर में समेटकर खुद किनारे बैठ गया। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? सुबह तक गांव पर मौत सी चुप्पी छाई थी। पड़ोसी रघु की झोपड़ी में सन्नाटा था। अंदर गए तो रघु ठंड में अकड़ा पड़ा था। उसकी पत्नी दीवार से टेक लगाए बैठी थी, रो भी न पा रही थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। आज 5 लोग ठंड से मर चुके थे। चौपाल पर लोग जमा हुए, हर चेहरे पर डर की परतें थीं। अगर आज कुछ ना किया तो कल कौन बचेगा? सरकार से मदद मांगेंगे। लेकिन तब तक सवाल हवा में तैरता रहा। ठंड की आवाज उससे भी तेज थी। रात और काली हुई। रतन की झोपड़ी में न खाना था, न आग। मुन्नी सिसक रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं जंगल जाऊंगा लकड़ी लेने, चाहे ठंड काट खाए, चाहे जान खतरे में पड़े। गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। रतन सियान है, भेड़िए हैं, मत जाइए। अगर डर गया तो जी कैसे पाएंगे? वो निकल पड़ा, अंधेरी ठंड में अकेला। जंगल का रास्ता भयानक था। बर्फ के ढेर, काले पेड़ों की परछाइयां, पेड़ों से टपकती ओस की आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पर रतन के कदम नहीं रुके। उसने सूखी डालियां ढूंढी, टूटे पेड़ों की टहनियां इकट्ठा की।
ठंड से हाथ सुन्न, सांस धुंध में गायब, लेकिन इरादा पत्थर की तरह मजबूत। आधे दिन बाद लोगों ने दूर से उसे आते देखा। सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर, कमर सीधी, चेहरा पसीने से चमकता। गांव वाले भागकर आए। रतन आया, रतन लकड़ी लाया। उस शाम गांव की पहली आग जली। लाल लपटों ने मौत को पीछे धकेल दिया। बच्चों की उंगलियां आग की तरफ उठी, बूढ़ों की आंखें नरम हुईं, महिलाओं ने राहत की सांस ली। जगन्नाथ तक भी भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में भी सम्मान की चमक थी। रतन, तूने महिपालपुर को बचा लिया। ये आग मेरी नहीं, गांव की है। जब लोग 60 हों तो कोई ठंड टिक नहीं सकती। सुबह पहली बार धूप में हल्की सी गर्मी थी। बर्फ की सफेदी पानी बनकर बह रही थी और दर्द की परतें भी उसके साथ पिघलती जा रही थीं। मुन्नी उछलकर बोली, अलाव वाले चाचा आ गए। रतन उसकी हंसी में अपना पूरा जीवन सुनता है। संघर्ष, दर्द, हिम्मत सब सार्थक लगने लगा। वह अब सिर्फ गरीब किसान नहीं था, गांव की उम्मीद, गांव की सांस, गांव की गर्मी बन चुका था। महिपालपुर में आगें जलती रहीं, लकड़ी, हिम्मत, एकता और भरोसे की। ठंड अब मौसम भर थी, सर्दी बीतने लगी थी। गांव के आंगन में पहली बार धूप ठंडी नहीं, सांत्वना देती प्रतीत हुई। रतन किसी वीर की तरह नहीं, एक शांत कार्यकर्ता की तरह गांव में घूमता था। लकड़ियों की आग बुझ जाने के बाद भी उसने लोगों के चूल्हों, अनाज के डिब्बों और बीमार बूढ़ों का हाल पूछना जारी रखा। जहां पहले उसकी आवाज थकी होती, अब वही आवाज स्थिर और संयत। गांव वाले उसे रतन की जगह धीरे धीरे रतन भैया और फिर रतन जी कहने लगे। ठंड का कहर थमने के बाद पंचायत बुलाई गई। पुरानी चौपाल, मिट्टी की दीवारों पर वट वृक्ष की छाया और लकड़ी का पुराना घंटा। सेठ जगन्नाथ, चाचा रामशरण, स्कूल मास्टर और गांव के लगभग सभी परिवार इकट्ठा थे। जगन्नाथ ने धीमे स्वर में कहा, इस गांव को अब सिर्फ गुजारे का नहीं, दिशा देने वाले की जरूरत है। ठंड के समय रतन ने सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की सांस बचाई। उसने बात नहीं काटी, बस इंतजार किया, स्थिर, शांत, जमीन की ओर नजर की। सरपंच बनना सम्मान नहीं, भार है, जिसके कंधों पर गांव की नींद, गांव का अनाज, गांव की ठंडी रातें उतरती हैं। चौपाल में सन्नाटा स्थिर था। यह शोर वाला फैसला नहीं था, बल्कि समझ से निकला निर्णय। सबने रतन को वोट दिया और रतन को गांव का सरपंच बना दिया गया। रतन के चेहरे पर कोई चमक या विजय का भाव नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी की परत, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर गांव की चादर रख दी हो। वह बोला नहीं, बस सभी की ओर देखता रहा। उस नजर में कोई वादा नहीं, हड़बड़ी नहीं, सिर्फ संयमित आश्वासन था। अब गांव में कोई भी ठंड, भूख या अकेलेपन से नहीं लड़ेगा। उसने यही एक वाक्य कहा, पर यह वाक्य भी बोलने से अधिक जीने जैसा था। समय के साथ उसने योजनाएं लागू की, पर बिना किसी शोर, बिना दिखावे के। हर घर तंदूर योजना, ताकि सर्दियां अब मौत की खबर न लिखें। सामुदायिक अनाज भंडार, अमीर गरीब के फर्क से ऊपर। खेतों के लिए पाला रोधी छप्पर, ताकि फसल की हत्या न हो। जंगल से लकड़ी निकासी पर नियम, जिससे प्रकृति भी जीवित रहे और गांव भी। कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, बस जमीन पर चलकर समझने का तरीका। धीरे धीरे महिपालपुर में ऐसी स्थिरता आई जो शोर में नहीं, सुधार में बोलती थी। जहां पहले रातें डर से भरी थीं, अब चूल्हों की सांस और बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। लोग कहते, पहले हम सिर्फ मौसम का इंतजार करते थे, अब हमें भरोसा भी है। रतन सरपंच बनने के बाद भी वही साधारण किसान रहा। सिर पर गमछा, कंधे पर फावड़ा और पैरों में पुराने जूते, पर उसकी चाल में अब दबे स्वर की गरिमा थी, ताकत की नहीं, स्थिर नेतृत्व की। एक दिन मुन्नी आंगन में खेलते खेलते बोली, बाबू, ठंड फिर आए तो? रतन ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि शांत आश्वासन था। ठंड आएगी, पर इस बार हम अकेले नहीं होंगे। हम अब दूसरों की आग में नहीं, अपने हाथों की रोशनी में जिएंगे। धूप हल्की थी, पर इस बार उसकी गर्मी स्थायी प्रतीत हो रही थी। रतन कोई क्रांतिकारी नहीं बना, न ही किसी अखबार की सुर्खी। वह बस गांव की रीढ़ बन गया, बिना शोर, बिना ताज, बिना नारे। ठंड की वह सर्द रात अब इतिहास थी, और रतन उसका शांत नायक, जिसने लड़ाई जीती नहीं,
बस सबको जीने दिया।